हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं क्लास 9th से। हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 9 से इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में देख रहे हैं कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाती है और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। ओके तो उसी के बारे में हमने देखा था कि जो फूड सिक्योरिटी है वो 3 मेन बातों पर डिपेंड होती है: अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अगर ये तीनों बातें किसी कंट्री में कंप्लीट हो रही है फूड से रिलेटेड, हर पर्सन को टाइम पर फूड मिल रहा है और वो भी हर टाइम पर, तो उसको हम बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी में 3 मेन बातों को हमने इंक्लूड करना है: अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ओके जो सोसाइटी के सबसे पुअर हाउस होल्ड पर्सन है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पर्सन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि पूरी कंट्री में फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए। फूड सिक्योरिटी के लिए पीडीएस सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी एक कंट्री में बनाई जा सके। फूड सिक्योरिटी होती क्या है? व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी में हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन है उतना फूड हमारी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हमें दूसरी कंट्रीज से उसको इम्पोर्ट करना है और उसके बाद उसको, या जो पहले से प्रीवियस स्टॉक है उसके बारे में देखना है। या फिर सेकंड हमारे पास पार्ट आता था असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मतलब हर पर्सन तक वो फूड पहुंचना भी चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसको रख दिया, वहीं पे स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको पहुँचना है, वहाँ पर पहुँचाना है। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि लोगों के पास इतना पैसा, इतने रुपए तो कम से कम होने चाहिए कि वो उस एक न्यूट्रिशंस और सेफ फूड खरीद सके और उसको यूज कर सके। अगर ये तीनों बातें किसी कंट्री में फॉलो हो रही है, कोई कंट्री इन तीनों डायमेंशन को कंप्लीट कर रही है, तो ये माना जाएगा कि उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी है। उसके बाद हमने देखा था वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों हमें फूड सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। तो जो पुअर लोग होते हैं उनके ऊपर उस प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई, तो अगर इस टाइप का कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस टाइम हमें लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, उनको खाना प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले से फूड को सिक्योर करके रखेंगे। उसके बाद हमने देखा था बंगाल फेमाइन के बारे में। ओके, बंगाल फेमाइन कब आया था? 1943 में। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी फेमाइन की वजह से। बस ओनली एक फेमाइन की वजह से 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। बंगाल में सूखा पड़ गया था और सूखे पड़ने की वजह से वहाँ पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम हुई, भूखमरी फैल गई, लोग भूख के कारण मरने लग गए। और जो भूख के कारण मरने वाले लोगों की जो नंबरिंग थी, संख्या थी, वो 3 लाख थी, 3 लाख या उससे ज़्यादा। ओके, स्टारवेशन जो था वो काफ़ी, मतलब सबसे खराब सिचुएशन होती है एक कंट्री में जब लोगों की भूख से उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से जब उनकी डेथ होने स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जैसे ही बंगाल फेमाइन आया था 1943 में, तो उसके बाद कभी भी इंडिया में कोई फेमाइन नहीं आया। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई भी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही स्टेप ले रखे हैं, पहले से ही फूड सिक्योरिटी बनाकर रख रखी है। ओके, लेकिन कुछ आज भी प्रेजेंट में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। जैसे हमारे एग्जाम्पल दे रखा है, कालाहांडी है, खासीपुर है उड़ीसा में, तो कुछ ऐसे पार्ट राजस्थान, झारखंड, तो इन स्टेट के कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ अब भी भुखमरी से लोगों की डेथ हो रही है। वो आर फूड इनसिक्योर, हमें ये बताना है कि फूड इनसिक्योर कौन कौन, मतलब वो कौन से लोग होते हैं, कौन से पीपल है जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। तो वो कौन कौन है? वो पर्सन जो
लैंड डिपेंड अपॉन लैंड, मतलब जो लैंड पर डिपेंडेड होते, लैंडलेस है लेकिन फिर भी वो लैंड पर ही डिपेंड है, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसी और की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, और एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो कभी सुनामी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो वो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो पास उनके पास ज़मीन नहीं है, ऊपर से जिस ज़मीन पर वो काम कर रहे थे उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब पुअर्टी की स्टेज में आ जाएंगे। या जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं उनके ऊपर, और जो बेगर्स होते हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का, फूड इनसिक्योरिटी को वो हमेशा फेस करते हैं। इसके अलावा हमने SC ST कास्ट, OBC के बारे में देखा कि ये पर्सन इन कास्ट के भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। कौन कौन से स्टेट है जहां पर फूड इनसिक्योरिटी है? उत्तर प्रदेश दे दिया, बिहार के कुछ एरिया में, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब अब भी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इन स्टेट में कुछ एरिया, कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर अब भी लोग पुअर्टी में है, और उनकी वो हमेशा से फूड इनसिक्योरिटी में आ रहे हैं। ओके। और एक दूसरा एस्पेक्ट होता है हंगर, भूखा, ठीक है, जो भूखमरी होती है, हंगर, जब लोगों को खाना नहीं मिल पाता। तो जो हंगर होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर। सीजनल हंगर तो होता है कि एक देखो पर्टिकुलर टाइम आता है, और उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि हमें काम मिल जाता है, और काम मिलने की वजह से हमारे पास मनी होती है, पैसे होते हैं, उस पैसे से हम फूड खरीद कर और उसको खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीजन खत्म होगा तो सीजन के बाद हमें काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इनकम नहीं होगी। अगर हमारे पास इनकम नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो खाना तो हम खरीद कर कैसे खा पाएंगे? ओके, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल हंगर। मतलब एक सीजन में तो हमें खाना मिल रहा है, वो भी अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो सीजन खत्म होता है और हमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, हमें कोई वर्क नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से जो हंगर जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सीजनल हंगर। एक होता है क्रोनिक हंगर। हंगर क्रोनिक हंगर में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनको न्यूट्रिशंस वाला फूड नहीं मिलता, उनके पास खाना तो है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी डाउन होती है कि जो एक हेल्दी पर्सन के लिए चाहिए होता है, जो खाना जिस टाइप का, जिसमें सभी न्यूट्रिशंस होने चाहिए, एक अच्छा खाना जिसे माना जाता है, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक हंगर बोलेंगे, कि उनके पास खाना तो है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है। तो वो जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा क्रोनिक हंगर में। उसके बाद इंडिया में, जब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उसने हमेशा इस बात पर फोकस किया है कि इंडिया फूड ग्रेन के मामले में खुद को सेल्फ सफिशिएंट रखेगा। मतलब इंडिया में जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी पीपल रहते हैं, वो सब उन सब की फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट ओनली इंडिया से ही होगी। हमारा एम ये होगा कि हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट ना करें, बल्कि अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, फूड ग्रेन से रिलेटेड, तो वो खुद इंडिया में ही कंप्लीट हो। मतलब एग्रीकल्चर इतना होना चाहिए, प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी खुद की कंट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट रेवोल्यूशन, जो वीट और राइस है उसके ऊपर फोकस किया गया था कि इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाए। ओके। वीट रेवोल्यूशन आया था जुलाई 1968 में, जिसमें फोकस किया गया था कि वीट को, जो वीट प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज करना है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन और वीट रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया के कुछ स्टेट जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही थी, वहाँ पर फोकस किया गया वीट और राइस के प्रोडक्शन पर, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ा। ट्रेडिशनल सीड की जगह HYV सीड्स यूज़ करें, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की, न्यू मशीनें यूज़ की गई एग्रीकल्चर में, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो गया था। उसके बाद हमारे पास आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की गई थी उसके बारे में। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में हमने देखा था कि फूड सिक्योरिटी 3 डायमेंशन पर डिपेंड करती है: अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और असेसिबिलिटी। जब ये तीनों बातें कंप्लीट हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि उस कंट्री में वो फूड सिक्योर कंट्री है। ओके।
तो इसी के लिए फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सिस्टम चलाए हुए थे, काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए हुए थे, और उन्हीं प्रोग्राम्स में से क्या क्या थे, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे मेन माना जाता है। बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। बफर स्टॉक में क्या होता है, बफर स्टॉक का मेन काम होता है कि जो फूड ग्रेन होते हैं, जो खाने का अनाज होता है, वो अनाज जिसको हम खाते हैं उसको स्टोर करना है। और ये काम कौन करेगा, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के कहने पर बफर स्टॉक बनाएगा, फूड ग्रेन को सिक्योर करेगा, स्टॉक करेगा। ओके। जो एफसीआई होती है वो वीट और राइस परचेज करते हैं फार्मर से, और फिर उनको स्टोर करते हैं, और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है लोगों को वीट और राइस की, वहाँ पर उनको भेजते हैं, उनको सेंड करते हैं, ताकि लोग उसको यूज कर सकें और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। ओके। तो जो फार्मर होते हैं, मतलब फूड एफसीआई जब फार्मर से खरीदेगी उस फूड ग्रेन को, जो वीट और राइस को जब खरीदेगी, तो उससे पहले ही एफसीआई क्या करेगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मतलब एक प्राइस पहले से ही फिक्स कर देगी कि जब भी हम गेहूँ खरीदेंगे, हम चावल खरीदेंगे, तो उस टाइम तो पहले ही एक प्राइस फिक्स कर देगी कि जैसे ही हम फूड ग्रेन खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, और या जब हम चावल खरीदेंगे, तो उस टाइम जो प्राइस हम पे करेंगे आपको, वो ये प्राइस होने वाला है, वो पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। तो जो प्राइस अनाउंस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम बोलते हैं उस प्राइस को जो पहले ही, मतलब जब हम क्रॉपिंग करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं फार्मर, तो उससे पहले ही जो एफसीआई होगी, गवर्नमेंट होगी, वो पहले ही प्राइस फिक्स कर देगी कि जब भी हम जो भी ये हमारा सीजन होगा, सीजन के लास्ट में हार्वेस्टिंग होगी, और जब गेहूं और चावल निकलेंगे, तो उस टाइम हम जिस प्राइस पर गेहूं चावल खरीदेंगे वो ये प्राइस रहेगा। तो जो प्राइस पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही अनाउंस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके। और फिर जो फार्मर होते हैं उनको इस बात से एक पॉजिटिव इफेक्ट ये रहता है कि जिस भी फूड ग्रेन का सबसे ज़्यादा प्राइस होगा, तो जो फार्मर होंगे वो ये सोचेंगे कि हमें इस फूड ग्रेन को ज़्यादा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके प्राइस ज़्यादा है और दूसरे के कम है। ओके। तो ये एक बेनिफिट रहता है एमएसपी पहले ही पता होने से। एमएसपी हमेशा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सीजन से पहले ही फार्मर को पता चल जाएगा कि वो जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उनका प्राइस, उनका रेट क्या रहने वाला है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। ओके। तो एमएसपी, उसके बाद क्या होता है कि जो बफर स्टॉक होते हैं, एफसीआई होती है, वो फूड ग्रेन को कलेक्ट करती है, स्टोर करके रखती है, और जहाँ पर भी जिस सोसाइटी में जो सबसे पुअर पर्सन होते हैं, जो सोसाइटी सबसे पुअर होती है, वहाँ पर उनको भेज देती है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और वो भी ये नहीं करती कि जो प्राइस है वो हाई होता है, प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस से कम होता है, क्योंकि फिर फायदा क्या हुआ स्टॉक करने का, गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट होगा, अगर हमें मार्केट वैल्यू पर ही खरीदना होगा तो हम मार्केट से ही खरीद लेंगे, गवर्नमेंट की हेल्प क्यों लेंगे। तो जो गवर्नमेंट जो एफसीआई होगी या बफर स्टॉक होंगे, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फूड ग्रेन का, वो बहुत ही लो प्राइस पर करेंगे, लोअर प्राइस पे, और वो मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा, और उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, इशू प्राइस बोलेंगे। ठीक है। मतलब जो हम पुअर पर्सन को वही फूड ग्रेन जब प्रोवाइड कराएंगे, तो उनसे जो प्राइस लेंगे, उनके लिए जो प्राइस फिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने देखा था कि एफसीआई राशन शॉप बना रखी है पुअरेस्ट सेक्शन के लिए, जो सोसाइटी के गरीब लोग होते हैं उनके लिए, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एफसीआई ने अलग अलग पीडीएस सिस्टम बना रखी है, राशन शॉप बना रखी है। और इन्हीं राशन शॉप को हम किसके अकॉर्डिंग किसमें इंक्लूड करते हैं, पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पीडीएस सिस्टम में राशन शॉप आती है जो हर विलेज, हर टाउन, हर सिटीज़ में लोकेटेड है, और मोर देन अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप है हमारी पूरी कंट्री में। जो राशन शॉप होती है उनको हम फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं, और ये फूड ग्रेन, शुगर और किरोसिन हमें प्रोवाइड करा, हमें नहीं, जो पुअर पर्सन होते हैं, जो सबसे पुअर पर्सन होते हैं उनको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराती है, और वो भी लोएस्ट प्राइस पर।
और भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कौन कौन से प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे हम अपने आप को पुअर्टी से बाहर लेकर आ सके, जो फूड सिक्योरिटी है उसको बनाकर रख सके, तो उसके लिए पीडीएस सिस्टम के अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी प्रोग्राम है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ओके, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। तो ये सब क्या है, ये सब पुअर्टी के लिए, कि कैसे पुअर्टी से लोगों को बाहर निकालना है, उनकी फूड सिक्योरिटी को बनाकर रखना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ाकर और अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करके अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चले हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब जैसे हमने देखा था ना, नरेगा था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी, एएवाई थी, तो उन सब में क्या था कि वो सब क्या करते हैं, जो पुअर पर्सन होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको काम प्रोवाइड करते हैं, और उस काम के बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम होती है, और उसी इनकम से वो अपना पूरा खर्चा चलाते हैं, अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स को भी कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम चला रखा है। उसके बाद हमारे पास आता है द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो फूड सिक्योरिटी को बनाने के लिए एक एक्ट भी आया, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल प्राइस टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न बनाया गया, ये बताया गया कि हर पर्सन को फूड और एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि वो जो उनका अफोर्डेबल प्राइस है, जिस प्राइस पर वो उसको अफोर्ड कर सके और अपनी लाइफ को एक डिग्निटी के साथ स्पेंड कर सके, जी सके, तो इसके लिए उन्हें फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया गया था हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए। ओके, मतलब उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया कि रूरल एरिया में 75% फूड सिक्योरिटी तो रखी जाएगी, और अर्बन एरिया में 50%। उसके बाद हमारे पास आता है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पीडीएस सिस्टम था उसका करंट स्टेटस क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो जो पीडीएस सिस्टम है वो क्या था कि वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फूड सिक्योरिटी को बनाने के लिए। इन द बिगनिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस वाज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। तो जो सबसे पहले जब पीडीएस सिस्टम बने थे तो उस टाइम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, जो पुअर पर्सन थे या जो पुअर नहीं थे उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, ये सबके लिए था। ओवर द ईयर द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज़ बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। लेकिन उसके बाद जब कुछ साल बीतते गए तो उसके बाद जो पीडीएस सिस्टम है उसको लिमिटेड एक टारगेटेड एरिया तक ही बना दिया गया, उसके अलावा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना था। In 1992, revamped public distribution system was introduced। और 1992 में एक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाज इंट्रोड्यूस इन 1700 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के 1700 ब्लॉक्स को 1700 ब्लॉक्स को इसमें इंक्लूड किया गया। द टारगेट वाज प्रोवाइड टू बेनिफिट ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। ठीक है, जो इनका इस सिस्टम का टारगेट था वो क्या करना था, पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना था, और जो बैकवर्ड एरिया थे उनके ऊपर भी फोकस करना था। फ्रॉम जून 1997 इन ए रिन्यूव्ड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरिया। फिर उसके बाद जून 1997 में एक और सिस्टम अडॉप्ट किया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें क्या करना था कि जो पुअर इन ऑल एरिया, सभी एरियाज में जो पुअर पर्सन थे उनके ऊपर फोकस करना था।
It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non poor. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम एक ऐसी पॉलिसी थी जो डिफरेंट प्राइस पॉलिसी थी, जो पुअर के लिए अलग थी और नॉन पुअर के लिए अलग थी. फर्दर इन 2000 टू स्पेशल स्कीम वाज लॉन्च्ड, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम. ओके, तो उसके बाद 2000 में और दो स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेटेड ग्रुप. और इसके लिए भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन था जिसके लिए ये स्कीम और योजना बनाई गई थी. तो यहाँ पर देखो आपको एक रिव्यू दे रखा है कि जो आरपीडीएस सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग क्या किस टाइप का एक कैसे लोगों को फूड ग्रेन फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी. टीपीडीएस जो टीपीडीएस सिस्टम थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, एएवाई के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर आपको ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन दे रखा है, कवरेज टारगेट ग्रुप दे रखा है, लेटेस्ट वॉल्यूम दे रखा है और इशू प्राइस भी दे रखा है. ओके, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं एएवाई का. ओके, अंत्योदय अन्न योजना है हमारे पास और इसमें क्या है कि इंट्रोड्यूस कब हुई है, 2002 में. टारगेट किसके ऊपर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो सबसे गरीब से गरीब पर्सन था उसके ऊपर उसको टारगेट करना था. और लेटेस्ट वॉल्यूम क्या प्रोवाइड कराना था, 35 kg फूड ग्रेन, 35 किलोग्राम अनाज उनको, गेहूं मतलब गेहूं चावल जो भी हो उनको 35 kg 35 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था. अगर वीट लेते हैं तो वो 2 रुपये पर केजी, अगर राइस लेते हैं तो वो 3 रुपये पर केजी. ओके, फिर उसके बाद देखो एपीएस के बारे में देखते हैं. एपीएस कब इंट्रोड्यूस हुई, 2000 में. उसके बाद कवरेज टारगेट ग्रुप कौन से थे, इंडिजिएंट सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना था. लेटेस्ट वॉल्यूम क्या किस लिए बनाई, क्या प्रोवाइड करता था, 10 kg ऑफ फूड ग्रेन, 10 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड करता था और वो भी बिल्कुल फ्री. ओके, तो ऐसे करके अलग अलग सिस्टम अलग अलग स्कीम बनी. उनके इंट्रोडक्शन उनको कब वो इंट्रोड्यूस हुए, क्या उनमें कितने पार्ट को उन्होंने टारगेट किया, क्या उन्होंने प्रोवाइड किया और उनके प्राइस क्या थे, उसके बारे में आपको ये टेबल दे रखी है. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो अंत्योदय अन्न योजना थी वो पोरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन के लिए थी. ओके, या जो फिर जो एडीएस सिस्टम था, एपीएस सिस्टम था, वो सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया था. और ये सभी एक पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे. सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारी टेबल है 4.3, तो इसमें हमें दिखा रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर थी. तो देखो यहाँ पर हमें स्कीम्स दे रखी है और उनकी फीचर्स के बारे में बता रखा है. तो अगर आपसे पूछे कि पीडीएस की फीचर्स उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप ये डायग्राम ये टेबल उसमें बनाकर लिख सकते हो या अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी बना सकते हो कि कब जो अगर एक स्कीम है वो कब इंट्रोड्यूस हुई है, कितने ग्रुप को उसने टारगेट किया था, क्या उसने प्रोवाइड कराया और कितने रेट पर प्रोवाइड कराया. The PDS has proved to be the most efficient instrument of government policy over the year in establishing price and making food available on consumer at affordable price. Okay, तो PDS सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग के अंडर में काम करता है, फूड अवेलेबल कराता है और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर, जिस पर इंसान जो लोग हैं वो खरीद सके, ऐसे प्राइस पर वो फूड अवेलेबल कराता है. इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवर्टाइजिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वन. मतलब जहाँ पर ज़्यादा सरप्लस है, जहाँ पर ज़्यादा फूड है उस एरिया से, और जहाँ पर डेफिसिट वाला एरिया है, जहाँ पर कम फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर उस फूड ग्रेन को प्रोवाइड कराना था वहाँ के लोगों को भी. इन एडिशन द प्राइस हैज़ बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल. और जो प्राइस होते थे वो हमेशा जो गरीब लोग होते थे, जो पुअर पर्सन होते थे, उनको देख के उनके बारे में देखकर उनको सोचकर लिया जाता था. द सिस्टम इंक्लूड द मिनिमम स्पॉट प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट हैज़ contributed to an increase in food grain production and provide income security to farmer in certain region. Okay, तो जो ये सिस्टम था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बताता था, जिससे फार्मर को एक सिक्योरिटी रहे कि उनकी जो फूड ग्रेन है वो इतने प्राइस पर तो बिकेगी, इससे कम प्राइस उनका नहीं होगा. However, the public distribution system has faced several criticism on several ground.
लेकिन पीडीएस सिस्टम के भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, कुछ क्रिटिसिज्म है इसके भी। इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिवेंट डेस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। तो यहाँ पर पीडीएस सिस्टम के कुछ नेगेटिव इफेक्ट बता रखे हैं। तो वो क्या है कि सबसे पहले ओवरफ्लोइंग ग्रेनरी, मतलब जगह नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उनको रखे कहाँ पर। जो गोडाउन है, जो स्टोरेज होते हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाते हैं कई बार तो। और या कुछ ऐसा होता है कि कुछ पार्ट तो जो फूड ग्रेन का होता है, जो अनाज हमने स्टोर कर रखा है, वो रैट्स जो होते हैं, चूहे होते हैं, या जो दूसरे जैसे जो दीमक जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फूड तो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। हमारे पास एक स्कीम आती है अंत्योदय अन्न योजना। ओके, तो इसके बारे में हम एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन में देखते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना होती क्या है। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। जो ये अंत्योदय अन्न योजना थी वो दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज, मतलब पहले बीपीएल फैमिलीज सिलेक्ट की गई, उसके बाद उनमें से जो 1 करोड़ पुअरेस्ट पर्सन थे उनको इसमें टारगेट किया गया। कवर्ड अंडर द टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाई। और इसके अंडर मतलब जो बीपीएल फैमिलीज थी उनमें से 1 करोड़ लोगों को सिलेक्ट किया गया जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट पर्सन थे। पुअर फैमिली वर आइडेंटिफाई बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट। और जो पुअर फैमिली कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे होगी? स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसके बारे में बताएगा कि कौन पर्सन उस एरिया में, उन बीपीएल फैमिलीज में कौन सबसे ज़्यादा पुअर है। इसके बारे में जो रिपोर्ट होगी वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बताएगा थ्रू ए बीपीएल सर्वे। एक बिलो पुअर्टी लाइन सर्वे होगा और उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक टारगेटिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितनी फैमिली ऐसी है जो पुअरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसके बारे में पता लगाएगा एक सर्वे करके। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वाज मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट ए हाईली सब्सिस्टेंस रेट ₹2 पर केजी फॉर वीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस। और फिर उसके बाद जो 1 करोड़ पर्सन टारगेट हो जाते, जिसके जो 1 करोड़ लोगों को टारगेट करना था, उनको 25 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था। अगर वो गेहूं लेते हैं तो वो ₹2 पर केजी, अगर वो चावल लेते हैं तो वो ₹3 पर केजी प्रोवाइड कराना था। ये किसके अकॉर्डिंग था? अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग। This quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect from April 2002। और जो 25 kg था उसको बढ़ाकर 35 kg कर दिया गया। और कब से? अप्रैल 2002 से। This scheme has been further expanded twice by addition 50 लाख बीपीएल फैमिलीज इन जून 2003। और उसके बाद जो 1 करोड़ लोग थे उसमें 50 लाख और बीपीएल फैमिली को इंक्लूड कर दिया गया था जून 2003 में एंड इन अगस्त 2004। और उसके बाद अगस्त 2004 में और जून 2003 में 50 लाख बीपीएल फैमिली को और कनेक्टेड कर दिया गया था अंत्योदय अन्न योजना से। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिली हैज़ बीन कवर्ड अंडर द AAY। मतलब 50 लाख 2003 में और 50 लाख 2004 में, तो टोटल 1 करोड़ हो गए और 1 करोड़ पहले से ही थे। तो टोटल 2 करोड़ फैमिली को इसमें कवर किया जाता है, किसमें? अंत्योदय अन्न योजना स्कीम में। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी एक स्कीम अंत्योदय अन्न योजना के बारे में कि ये योजना क्या थी, किसको इसमें टारगेट किया गया था और उस टारगेटेड पॉपुलेशन को कितनी अमाउंट में, किस प्राइस पर और कितना फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारे पास आता है वही हमारा सेम पॉइंट कि जो पीडीएस सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है। इन 2004 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद एफसीआई वाज 65.3 मिलियन टन विच वाज मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। ओके, और उसके बाद जो 2004 था उसमें जो स्टॉक था व्हीट और राइस का वो 65.3 मिलियन टन हो गया था। मतलब मिनिमम इतना तो रखना ही था। हाउएवर दीज रिमेन्ड कॉन्स्टेंटली हायर देन द बफर नॉर्म।
The situation improved with the distribution of food grain under different scheme launched by the government. ओके, तो इस सिचुएशन को मतलब जो पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो स्टॉक बनाकर रखते थे, उन स्टॉक को स्टोरेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें काफ़ी अनाज ऐसा था जो ख़राब हो जाता था। तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए और भी काफ़ी स्कीम लॉन्च की गई थी कि पीडीएस सिस्टम पर ही डिपेंड ना रह के और दूसरी जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड रहा जाए, उनको भी लॉन्च किया गया। दिस इज ए जनरल कंसेंस that high level of buffer stock of food grain is very अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। तो बाद में ये देखा गया कि जो बफर स्टॉक हम बनाते हैं, अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही खराब, जितना भी हमने स्टोर किया है वो पूरा का पूरा ही खराब हो जाता है। ये सिचुएशन भी नहीं थी, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता था जो खराब हो जाता था। तो फिर ये माना गया कि इसमें फूड को सिक्योर करना, फूड ग्रेन को सिक्योर करना, वो अनडिज़ायरेबल और वेस्टफुल भी हो सकता है। The storage of massive food stock has been responsible for high carrying cost। और जो स्टॉक खराब होता था उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस पर कॉस्ट भी लगी हुई होती थी और फिर वो कोई काम भी नहीं आता। इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डेट्रियोरिएशन इन ग्रेन क्वांटिटी, और इसकी वजह से जो ये वेस्टेज हो रही थी इसको रोकने के लिए स्टेप लेने थे। फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर ए फ्यू ईयर शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली, और उसके बाद जो एमएसपी है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दिया गया, उसके ऊपर थोड़ी सी फ्रीज कर दिया गया, ताकि जो फूड ग्रेन है उसको हमें स्टोर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कि वो वेस्टेज जा रही है, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी टाइम के लिए कम हो जाए। तो ये है हमारा आज का पॉइंट, जिसमें हमने पीडीएस सिस्टम जो करंट में मतलब पीडीएस सिस्टम की क्या सिचुएशन है, क्या उसकी जो एक कंडीशन है वो क्या है, उसके बारे में देखा। तो अभी इस वीडियो के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम इससे रिलेटेड फर्दर पार्ट को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, जो कोऑपरेटिव आ गए थे, पहले पीडीएस सिस्टम चलता था लेकिन उसके बाद में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी वो फूड सिक्योरिटी को मैनेज करने लग गई थी। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव कैसे फूड सिक्योरिटी में अपना रोल प्ले कर रही है। ओके, तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिले हैं वो आप अपनी नोटबुक में करोगे और उनको अच्छे से याद भी करोगे। थैंक यू।